बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ग्लोबल वीज़ा टिप्स के साथ मैं हूं बैरिस्टर मियां अमर अली। व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए लेके आऊं मोरक्को की बारे में वीडियो के आप मोरक्को का वीज़ा किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। ये आज की वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव है और आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में बताऊँगा कि आप मोरक्को का वीज़ा किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, आपने अप्लाई कैसे करना है और कहाँ पर जाकर करना है, और आपकी इसके ऊपर कॉस्ट कितनी आएगी, यानी कि वीज़ा फ़ीस कितनी है, सिंगल एंट्री की फ़ीस कितनी है, मल्टीपल एंट्री की फ़ीस कितनी है, इसके लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, और इसके अलावा ये भी बताऊंगा कि किन लोगों को ये वीज़ा अप्लाई करना चाहिए और किन को अब वीज़ा अप्लाई नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि मोरक्को का वीज़ा अगर आपके पासपोर्ट के ऊपर है तो फिर आपको यूरोप और शेंजन कंट्री का वीज़ा जो है मिलना वो बहुत ही आसान हो जाएगा, क्योंकि मोरक्को का वीज़ा खुद जो है वो बहुत पावरफुल है। और अगर आपके पासपोर्ट पर वो लग जाता है तो फिर उसके बाद आप यूरोप या शेंजन का वीज़ा या यूके का वीज़ा अप्लाई करेंगे तो आपका वीज़ा जो है वो रिजेक्ट नहीं होगा, बल्कि आपका वीज़ा ग्रांट हो जाएगा। अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप ट्रैवल से मतलब इमिग्रेशन से मतलब या फिर वीज़ा से मतलब लेटेस्ट अपडेट हासिल करना चाहते हैं, तो आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन के बटन को भी क्लिक करें ताकि आने वाली सारी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं वीडियो को। बाकायदा तौर पर पहले तो मैंने थोड़ा सा आपको इंट्रो दिया था, ठीक है, मोरक्को के मतलब। तो सबसे पहले तो मैं बताता चलूँ कि आपने मोरक्को का वीज़ा अप्लाई कहाँ करना है। मोरक्को का वीज़ा अप्लाई या तो आप कराची कर सकते हैं कौंसलेट में, या फिर जो इस्लामाबाद में एम्बेसी है G5 आप वहाँ पर कर सकते हैं। डायरेक्टली जो है वो आप एम्बेसी नहीं जा सकते, आप जाएंगे शटल सर्विस जो जिसका टाइमिंग जो है वो 10 बजे से 3 बजे तक है दोपहर। तो इस दरमियान में आप जा सकते हैं किसी भी टाइम, ठीक है। अगर आप अर्ली चले जाएँ सुबह 9 बजे तो ज़्यादा अच्छा होगा, आपको ज़रा जल्दी जो है वो आप एम्बेसी चले जाएंगे और जाकर अपना वीज़ा अप्लाई कर देंगे। वीज़ा के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन थोड़ा-सा मैं आपको इसका प्रोसेस बता दूं। वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम जो है वो 15 वर्किंग डेज़ हैं, 15 वर्किंग डेज़। लेकिन इस वीज़े का आपको बेनिफिट क्या है अप्लाई करने का? देखें, जब आप मोरक्को का वीज़ा अप्लाई करने जाएँगे, तो वो आपकी फ़ाइल देखेंगे, ठीक है? फ़ाइल देखने के बाद अगर तो उन्होंने वीज़ा आपको देना हुआ, तो फिर वो आपसे कहेंगे कि आप फ़ीस जमा कराएँ। फ़ीस है सिंगल एंट्री की ₹9,100 और मल्टीपल एंट्री की जो है वो है ₹14,000। और अगर आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं तो आपने जो है वो सिंगल एंट्री वीज़ा ही अप्लाई करना है, मल्टीपल नहीं करना। लेकिन अगर आपको वो वीज़ा नहीं देना चाह रहे, उन्होंने आपके डॉक्यूमेंट्स देखे हैं, उन्होंने असेसमेंट की है कि वो आपको वीज़ा नहीं देंगे, तो वो आपसे किसी भी किस्म की कोई फ़ीस नहीं लेंगे। इसके अलावा वो आपके पासपोर्ट के ऊपर कोई भी रिजेक्शन की, वीज़ा रिफ्यूज़ल की कोई स्टैंप नहीं लगाएँगे, वो आपके डॉक्यूमेंट्स और आपका पासपोर्ट आपको वापस कर देंगे। देखें ये कितना बड़ा आपको एक बेनिफिट मिल रहा है कि आप वीज़ा अप्लाई करने जा रहे हैं, ठीक है। अगर नहीं लगता वीज़ा तो आपको जो है वो ना ही रिफ्यूज़ल की कोई स्टैंप लगेगी और ना ही आपने कोई फ़ीस आपने कोई पे करनी है। तो आपको इस तरह की अपॉर्चुनिटी जो है वो ज़रूर जो है वो हासिल करनी चाहिए, और आपको ये ऐसा मौका जो है वो ज़ाया नहीं करना चाहिए, और आपको मोरक्को का वीज़ा ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। अब आपने अप्लाई कैसे करना है, कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो भी मैं आपको बता देता हूँ। पहले तो मैंने आपको बताया कि इसका प्रोसेस कैसे होगा। अच्छा जी, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँ कि आपका पासपोर्ट जो कि 6 मंथ जो है वो वैलिड होना चाहिए, ठीक है जी। और फिर साथ में आएगा वीज़ा फ़ॉर्म। वीज़ा फ़ॉर्म आप ऑफ़िशियल जो मोरक्को की वेबसाइट है ना एम्बेसी की, वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, और आपने उसको अच्छे तरीके से फ़िल करना है। जो मेन इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, क्योंकि वो वीज़ा फ़ॉर्म ही देखते हैं, और वहाँ पे आपने कोई भी जो है ना जगह खाली नहीं छोड़नी थी। अगर आपके कोई मुतलका नहीं है, आपके रिलेटेड नहीं है, तो वहाँ पे आपने n/a डाल देना कि मेरे मुतलक ये नहीं है, ठीक है। लेकिन वीज़ा फ़ॉर्म तसल्ली से आपने फ़िल करना है और एंड पे आपने साइन, सिग्नेचर और डेट डाल देनी है, जिस दिन जाके आपने अप्लाई करना है। पासपोर्ट होगा जो कि 6 मंथ तक वैलिड होना चाहिए, ठीक है जी, कम से कम। इसके अलावा जो है आपके जितने भी पहले वीज़ाज़ लगे हुए हैं उन सब की कॉपी आपने करानी है, ठीक है। इसके अलावा जो आपके पासपोर्ट पे एंट्री और एग्ज़िट की स्टैंप लगी है उनकी भी आपने सबकी कॉपी करा लेनी है। साथ में आ जाएगा आपका आईडी कार्ड, ठीक है। इसके बाद आ जाएँगी वाइट बैकग्राउंड की आपकी 2 अदद फ़ोटोग्राफ। नेक्स्ट फिर आ जाएगा, अगर आप फैमिली है तो फिर आप एफआरसी लेंगे, फैमिली रिलेशन सर्टिफिकेट। लेकिन अगर न्यूली मैरिड हैं तो फिर आप लेंगे एमआरसी, ठीक है। ये आपको नादरा से जो है वो मिल जाएगा। न अच्छा जी, अब नेक्स्ट स्टेप में जो दूसरा है उसमें आपके डॉक्यूमेंट्स आएँगे बिज़नेस के, जिसमें आएगी आपकी बैंक स्टेटमेंट, अकाउंट मेंटेनेंस लेटर। बैंक स्टेटमेंट जो है वो 7 दिन से पुरानी नहीं होनी चाहिए, और आपका बैलेंस जो है वो 12 से 15 लाख मिनिमम क्लोजिंग बैलेंस हो, और प्रॉपर उसमें ट्रांज़ैक्शंस भी हुई हो, ठीक है। ये ना हो कि आप थोड़े दिन पहले उसमें बस बैलेंस जमा करवा के स्टेटमेंट निकलवा लें, वो आपकी स्टेटमेंट किसी काम की नहीं है। अगर आप स्टेटमेंट के मतलब
जानना चाहते हैं कि किस तरह से बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, तो उसके मतलब मेरी वीडियो है, आप उसको भी जो है वो देख सकते हैं। चलिए, अकाउंट मेंटेनेंस लेटर भी हो गया। इसके बाद आ जाएगा आपका बिज़नेस का लेटर हेड, जिसके ऊपर आप कवर लेटर लिखेंगे, वीज़ा रिक्वेस्ट लिखें, वीज़ा रिक्वेस्ट करेंगे, वीज़ा रिक्वेस्ट लेटर लिखेंगे वीज़ा ऑफिसर को कि जी मुझे वीज़ा ग्रांट किया जाए। वो सारी डिटेल आपके बिज़नेस की और ये वो जो भी है, वो आप थोड़े से लफ्ज़ों में अपने कवर लेटर के ऊपर जो है वो बयान कर देंगे। ठीक है जी। अच्छा, एक चीज़ बता दूँ, अगर आपने कवर लेटर आपको नहीं बनाना आ रहा है या किसी चीज़ में आपको प्रॉब्लम है, तो ये मेरा व्हाट्सएप का नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। लेकिन वीडियो मुकम्मल देखने के बाद, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो वीडियो मुकम्मल नहीं देखते और वो मैसेज कर देते हैं, हालाँकि वो सारी इन्फॉर्मेशन उसमें दी होती है। तो आपने अगर मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करना है या कमेंट्स करना है, तो वीडियो आपने पहले कंप्लीट देखनी है, उसके बाद आपने करना है। ठीक है जी। कवर लेटर हो गया जी। अच्छा जी, इसके बाद फिर आ जाएगी आपकी जो है वो ट्रैवल इंश्योरेंस। ठीक है। 3 साल की टैक्स रिटर्न लगेंगी, क्योंकि बिज़नेस है, ज़ाहिर-सी बात है, तो बिज़नेस के साथ लगे। एनटीएन नंबर लगेगा और बिज़नेस आपने अगर रजिस्टर्ड कराया तो वो भी साथ लगा सकते हैं। अगर आप चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मेंबर हैं, तो वहाँ से आप एक रिकमेंडेशन लेटर ले लें, ठीक है? वो आपके लिए बहुत अच्छा है मोरक्को के लिए, और साथ में आप अपना चैम्बर ऑफ कॉमर्स का जो कार्ड है, वो भी साथ लगाएँगे, ठीक है जी? अच्छा, अगर आप जो है वो जॉब करते हैं, तो फिर 3 मंथ की सैलरी स्लिप लगाएँगे, साथ एनओसी और लीव लेटर लगाएँगे और अपनी पर्सनल बैंक स्टेटमेंट लगाएँगे। बैलेंस मैंने बता दिया कि कितना उसमें होना चाहिए। और अगर आप स्टूडेंट हैं, तो फिर आप अपना स्टूडेंट कार्ड और साथ में लीव लेटर लगाएँगे। साथ अपने पेरेंट्स से एक एफिडेविट लगाएँगे। अगर आप अपने पेरेंट्स की बैंक स्टेटमेंट लगा रहे हैं, उस सूरत में उनका फिर एक एफिडेविट लगाएँगे कि वो आपका जितना भी खर्चा होगा, वो आपका बियर करेंगे, बर्दाश्त करेंगे। अगर आप फ्रीलांसर हैं, आईटी से रिलेटेड काम करते हैं, कोई बिज़नेस नहीं है, मतलब वैसे कोई बिज़नेस नहीं है, लेकिन आपको फ्रीलांस ही कर रहे हैं कुछ ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पे, फिर भी आप एक एफ़िडेविट साथ लगाएँगे, जिसमें आप बताएँगे कि आप इस प्लेटफ़ॉर्म पर फ्रीलांसिंग जो है वो कर रहे हैं। अगर किसी कंपनी से रिलेटेड आप आईटी से हैं, तो फिर आप उनसे भी जो लेटर है वो लेके साथ लगा सकते हैं। अच्छा जी, एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है जो आजकल तकरीबन हर एम्बेसी के लिए इम्पोर्टेंट हो गया, वो है ट्रैवल प्लानर, ठीक है? आपने कितने दिन जाना है, वहाँ पर हर दिन में आपने क्या करना है, ये आपने डिटेल के साथ लिखना है और उसको याद भी रखना है। ये ना हो कि आप किसी से प्रिंट ले आए और वहाँ पे जब आपसे पूछा जाए तो आपको पता ना हो। आपने उसका प्रिंट जब लेना है, उसको पढ़ना भी है और देखना भी है वो किस जगह पे है और आप वहाँ जा कैसे सकते हैं, बस से, ट्रेन से या किस तरह से आप जा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपने ट्रैवल प्लानर के मतलब जो है वो याद रखनी है, क्योंकि वीज़ा ऑफिसर इसके बारे में पूछ सकता है और अक्सर बल्कि पूछते भी हैं। ट्रैवल प्लानर भी होगा, तो ये डॉक्यूमेंट्स से आपके वीज़ा अप्लाई करने के लिए सारे डॉक्यूमेंट्स आपने ओरिजिनल भी साथ रखने हैं और इन सब की एक-एक कॉपी भी आपने साथ रखनी है। अच्छा, होटल जो आपने कराना है वो आपने पेड कराना है, आपने उसकी पेमेंट कर देनी है, लेकिन उसकी कंडीशन आपने देख लेनी है कि वो रिफंडेबल भी हो और साथ में उसकी डेट जो है एक्सटेंडेबल भी हो, कि अगर आपका वीज़ा जो है वो लेट हो जाता है तो उसकी डेट आगे चली जाए और अगर वीज़ा ग्रांट नहीं हो जाता तो कुछ थोड़ी-सी अमाउंट कटने के बाद आपके पैसे जो हैं वो रिफंड हो जाए। होटल पेड करा लेना, ठीक है? बाकी एयरलाइन की टिकट जो वो सिर्फ़ बुकिंग की करवा लें, वो साथ लगा लें तो वो आपकी चल जाएगी। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जी जो मैं मुकम्मल मैंने आपको बताए हैं, ठीक है? अगर आपको फिर भी ना समझ आ रही हो तो आप मेरी हेल्प ले सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपने वीडियो को ज़रूर देखना है, बल्कि 2 दफ़ा 3 दफ़ा देखा करें। बहुत सी चीज़ें जो आपको दोबारा देखने में जो समझ आ जाएँगी। क्योंकि तकरीबन 100% जो है वो इन्फॉर्मेशन जो है वो मैं इसमें ही दे चुका होता हूँ। अच्छा, जब मैंने एक बात की थी शुरू में कि किसको वीज़ा अप्लाई करना चाहिए और किसको वीज़ा अप्लाई नहीं करना चाहिए। देखिए, मैं आपको बताऊँ कि अगर आप ये ट्रैवल हिस्ट्री के लिए बना रहे हैं तो बिल्कुल ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग है मोरक्को का वीज़ा। लेकिन उससे पहले आपके पासपोर्ट पे तुर्की की अगर ट्रैवल हिस्ट्री होगी तो फिर आपको वीज़ा मिलने के चांस 90 प्लस हैं। ठीक है जी? लेकिन अच्छा, सॉरी, एक बात, दूसरी बात ये कि अगर आपके पास यूरोप का वीज़ा, फिर तो 100% आपको मोरक्को का वीज़ा मिल जाएगा। लेकिन अगर आपके पास ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, तो आपको तुर्की की जो वीज़ा है वो ज़रूर आपके ऊपर लगा होना चाहिए। अच्छा, तीसरी सूरत वो आ जाती है कि जिनका पासपोर्ट पे कोई भी वीज़ा नहीं लगा हुआ, फ्रेश पासपोर्ट है या फिर मलेशिया, थाईलैंड है। अगर तो मेरा मशवरा तो ये है, पहले वो तुर्की का वीज़ा लगवा लें, ठीक है? अगर लेकिन फिर भी वो अप्लाई करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। इसमें देखिए कोई बड़ा रिस्क भी नहीं है, आप फ़ीस भी नहीं पे कर रहे, ठीक है? और आपके पासपोर्ट में कोई रिफ्यूज़ल भी नहीं आ रहा। अगर आपको वीज़ा मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलता तो फिर उनकी मर्ज़ी, आप नेक्स्ट टाइम फिर दोबारा अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थी जी मुकम्मल डिटेल मोरक्को के बारे में, मैं उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। विज़िट वीज़ा की मुकम्मल मैंने डिटेल बताई, सिंगल एंट्री और जो दूसरी तो उसकी फ़ीस भी बताई। अप्लाई कैसे करना है इस्लामाबाद में आपको मैंने बता दिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर आपने याद रखना है और इस इन्फॉर्मेशन को आपने अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना है, ताकि ज़्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन जो है पहुँचे। इंशाअल्लाह ताला कल एक फिर नई वीडियो के साथ जो है वो आपकी खिदमत में हाज़िर होऊँगा। अल्लाह हाफ़िज़।